Hello everyone. So today we are going to discuss physics paper of KCET 2025. As you can see, the first question, here two blocks of same mass are connected through a single string and this block is resting on a friction surface and we have to calculate the coefficient of static friction. Since coefficient of static friction is there, this means ये ब्लॉक किस पर रहेगा, रेस्ट पे रहेगा. तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो एक इधर की तरफ टेंशन अगर मैं टी लेता हूं तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा और इधर की तरफ आएगा टी कॉस थीटा और स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इधर की तरफ वो लिमिटिंग कितना लग जाएगा म्यू एम जी. तो अगर मैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन ज़ीरो करूं तो मुझे मिलेगा T cos theta equals to mu mg and summation of net force in y direction equals to 0 will give T sin theta और इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा mg that is T sin theta equals to mg. Equation number 1 and equation number 2. Dividing both the equation cos theta upon sin theta equals to cot theta mu mg upon mg mg cancel cot theta equals to mu. Option number 1. Hope you समझ आया होगा. Moving on to the next question. A block of certain mass is placed on a rough floor. The coefficient of static and kinetic दोनों given है. Static is 0.4 and kinetic is 0.25. A constant horizontal force 20 Newton acts on it so that the velocity of the block varies with time. Okay. So since VT graph is given, तो VT graph का slope मुझे क्या देता है acceleration. तो क्या मैं acceleration आराम से निकाल सकता हूँ. acceleration की वैल्यू किसके बराबर होगी slope is nothing but change in vertical axis upon change in horizontal axis. vertical axis का changes 20 और horizontal axis का change 3. तो हमारे पास slope आ चुका है. अगर मैं उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इधर की तरफ कांस्टेंट फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन. और अगर मैं बात करूं वी हैव टू फाइंड मास ऑफ द ब्लॉक. अगर मैं बात कर रहा हूं कि ब्लॉक इज हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन तो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि फ्रिक्शन मस्ट बी काइनेटिक क्योंकि बिकॉज रिलेटिव मोशन इज देयर. तो इधर की इधर बेटा कौन सा फोर्स लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के इनटू नॉर्मल. और इस फोर्स दोनों फोर्स के बीच में इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना होगा 20/3. तो मैं इक्वेशन क्या यूज़ कर लूँगा नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो नेट फोर्स इधर की तरफ 20 इधर की तरफ म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.25 और नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी m इंटू जी. नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 20/3. तो यहाँ पर अगर मुझे मास की वैल्यू चाहिए तो m वाले सारे टर्म को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बच गया 20 m इंटू जी 10 2.5 प्लस 20 m/3 2.5 है. तो यहाँ से अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे m को दैट इज 7.5 प्लस 20 इंटू m/3 equals to 20. Solving further 20 into 3 60 equals to 27.5 m. This means m equals to 60 upon 27.5 whereas 0 5 5 is 25 5 5 is 25 5 1 is 5 120 again cancel out 5 2 is 10 24/11 approximately 2.2 kg. That is option number 4. Hopefully clear होगा. Moving on to the next. A body of mass 0.25 kg travels along a straight line from x equals to 0 to x equals to 2. Initial position is this, final position is initial this, final this and speed is varying with this. और k की वैल्यू कितनी गिवन है 2. द वर्क डन ड्यूरिंग द नेट डिस्प्लेसमेंट. अब मुझे अगर वेलोसिटी गिवन है तो वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो मुझे एक ही चीज़ दिमाग में आती है नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m v फाइनल स्क्वायर
माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू 0 हमारी कौन सी पोजीशन है, इनिशियल। तो इसका मतलब v इनिशियल की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो k की जी वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू 0 टू दी पावर 3/2 0। x इक्वल्स टू 2 हमारी कौन सी पोजीशन है, फाइनल। इसका मतलब v फाइनल विल बी 2 इंटू 2 टू द पावर 3/2। वॉट डज दिस 2 टू द पावर 3/2 मीन्स, दैट इज 2 इंटू 2 टू द पावर 1/2 का होल क्यूब, दैट इज √2 क्यूब। √2 क्यूब मीन्स √2 इंटू √2 इंटू √2। तो दो √2 कंबाइन होकर ये क्या हो जाएंगे 2 और एक √2 बचा रहेगा। तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 √2। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ नेट वर्क डन इक्वल्स टू, मास भी गिवन है हाफ इंटू मास की वैल्यू 0.25, फाइनल वेलोसिटी दैट इज इसका स्क्वायर करोगे तो 32 और इनिशियल 0। तो ये कैंसिल आउट करोगे 16 दैट इज 8 जूल। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट, during an elastic collision between two bodies, which of the following statements are correct? Okay, so basically collisions को मैं डिवाइड करता हूँ बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 3 पार्ट में। तो उसको समझने के लिए अपन को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कोलिजन ऑलवेज अकर्स इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज बिफोर कोलिजन, सेकंड ड्यूरिंग कोलिजन एंड थर्ड आफ्टर कोलिजन। तो जब कोई दो बॉडी कोलाइड करती है तो ड्यूरिंग द कोलिजन फेज उन दोनों बॉडी के शेप में सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आता है। बट अगर वो डिफॉर्मेशन आफ्टर कोलिजन स्टेज में कंप्लीटली रिकवर हो जाता है, इसका मतलब नो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू potential energy totally, although for a very short interval of time, that is during the collision, some kinetic energy gets converted into the potential energy, but during the elastic or perfectly elastic collision, this loss of potential energy is completely recovered, and hence net kinetic energy before the collision and net kinetic energy after the collision remains same. Okay, आइए ऑप्शन देखते हैं। The initial kinetic energy is equal to the final kinetic energy. True? The linear momentum, yes, whatever may be the type of collision, the momentum is always conserved. Next, the kinetic energy during the collision time is not conserved. Yes, kinetic energy is not conserved, and during an elastic collision, hence 1, 2 and 3 all are correct. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा डायग्राम मिसिंग है, डायग्राम मैं बना देता हूँ। This is origin. Let me see the question. There are 3 masses A, B and C, which are located at, B is located at 1, 0 and C is located as 1/2, √3/2, and mass of A is 1 kg, mass of B is 2 kg and mass of C is 3 kg. तो मुझे सेंटर ऑफ मास का डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। इफ यू वांट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. m1 is 1 kg but x coordinate is 0. Second mass is 2 kg, x coordinate is 1, and third mass is 3 kg and coordinate is 1/2. तो यहाँ पर मैं एक और ऐड कर सकता हूँ m3 x3 प्लस m3. तो m1 प्लस m2 प्लस m3, 2 प्लस 1 प्लस 3, दैट विल बी 6. तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या मिल गया 2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 6,
दैट इज 7/12। 7/12 दो ऑप्शन में है, तो मुझे y कोऑर्डिनेट भी चेक करना पड़ेगा। अगेन y सेंटर ऑफ मास m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, दैट इज मास 1 1, y कोऑर्डिनेट 0, मास सेकेंड 2 kg, y कोऑर्डिनेट 0, मास 3 3 kg एंड y कोऑर्डिनेट √3/2, m1 प्लस m2 अगेन 6। तो y कोऑर्डिनेट बेटा क्या मिल गया, 3√3/2 इंटू 6 12, 3√3/12, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Moving on to the next. Two flywheels are connected by a non-slipping belt as shown in the figure. This is first, this is second. इसका I given है 4 kg मीटर स्क्वायर और R1 की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। सेकेंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 kg मीटर स्क्वायर, रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। सो अपने को तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लार्जर व्हील। तो अगर बेटा मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन स्मॉलर व्हील का चाहिए तो मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू कहाँ आती है, टाउ इक्वल्स टू I1। अगर फर्स्ट बॉडी के लिए चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 अल्फा 1। क्लियर है। और दूसरा अगर सेकेंड बॉडी के लिए चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, टाउ 2 इक्वल्स टू I2 अल्फा 2। क्लियर है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर ये अल्फा 1 और अल्फा 2 कैसे निकालें। तो उसके लिए कंसेप्ट समझना कि ये जो आपको बेल्ट दिख रहा है, ये बेल्ट का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भले दो डिफरेंट फ्लाई व्हील्स पर है, लेकिन क्या बेल्ट एक ही है, यस और नो। और बेल्ट के लेंथ में ना ही इंक्रीमेंट आ सकती है ना ही डिक्रीमेंट आ सकती है। इसका मतलब ये पॉइंट जितने एंगुलर एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जाएगा उतने से इधर की तरफ भी जाएगा। बात समझ आई है, यस और नो। तो आ जाओ, अब टॉर्क मैं कितना अप्लाई कर रहा हूं, 10 न्यूटन मीटर। तो अल्फा 1 यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो अल्फा 1 यहां से ऐसे निकल जाएगा। टॉर्क की जगह रखा 10, I1 की वैल्यू 4 अल्फा 1। तो यहां से क्या मिल गया, अल्फा 1 की वैल्यू मिल गई 10/4, दैट इज 5/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा 1 तो आ गया, दैट इज ए का ऑप्शन नंबर 3। अब टॉर्क ऑन लार्जर व्हील निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ध्यान से सुनना, कहाँ गया, यस। अगर मैं बात करूं लीनियर एक्सेलरेशन, इसका इधर की तरफ कितना होगा 80, इसका भी इधर की तरफ कितना 80। सिंस बोथ द पॉइंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम बेल्ट, तो दोनों का इधर की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, सेम होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ जल्दी, क्या होता है। दो टाइप की एक्सेलरेशन होती है, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, r इंटू अल्फा, या अल्फा r भी बोल सकते हो। बात समझ आई है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों का पॉइंट का सेम करना है तो क्या मैं लिख सकता हूं, अल्फा 1 r1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 r2। अल्फा 1 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 5/2 और r1 की वैल्यू कितनी है, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं क्योंकि इक्वल टू है, इधर भी सेंटीमीटर रखो या मीटर रखो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अल्फा 2 इंटू r2 की वैल्यू कितनी है, r2 की वैल्यू 30। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 10, दैट इज 50/30 इक्वल्स टू अल्फा 2। अल्फा 2 की वैल्यू दैट इज 5/3, ऑप्शन नंबर, सॉरी अल्फा 2, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द लार्जर व्हील दैट इज 5/3, ऑप्शन नंबर 1। अब टॉर्क ऑन लार्जर व्हील चाहिए तो टाउ 2 मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, I2 इंटू अल्फा 2। ऐसे दो ऑप्शन अगर मिल गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी करवा दे रहा हूँ। I2 की वैल्यू कितनी आएगी 20 और अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आई है 5/3, दैट इज 100/3, ऑप्शन नंबर
सेकेंड। क्लियर है? तो ए का थर्ड, बी का 1 एंड सी का 2, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, if rp vp lp and ra va la are radii, velocity and angular momentum of planet, yes, तो पहली चीज़ तो बेटा ये बात तो पता ही होगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है। अगर सपोज करो हमारी सन यहाँ पर है तो ये पॉइंट क्या कहलाएगी, पेरिलियन, और ये पॉइंट क्या कहलाएगी, अपेलियन। तो ये रेडियस इज गिवन आर ए और ये रेडियस इज गिवन आर पी। तो मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड होता है हमेशा, तो एंगुलर मोमेंटम तो क्या रहेगा, सेम। कौन कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं, 2। इसका मतलब मुझे आर और वी में भी चेक करना पड़ेगा। तो अब मुझे एक और बात पता है कि अगर ये दोनों को सेम करना है, एंगुलर मोमेंटम होगा क्या, एम इंटू वेलोसिटी एट अपेलियन इंटू आर ए इक्वल्स टू एम इंटू वी पी इंटू आर पी। मास सेम, एम से एम कैंसल आउट। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सिंस आर पी इज लेस देन आर ए, बिकॉज ये रेडियस छोटा और ये रेडियस बड़ा है। अब दो क्वांटिटी को सेम करना है बेटा, ये छोटा है तो सेम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो प्लैनेट की वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब वी पी की वैल्यू किससे बड़ी आएगी, वी ए। एक ये और एक ये, ऑप्शन चेक कर लो, वी पी ऑप्शन नंबर सेकेंड दिख रहा है, आर पी स्मॉलर देन ए, वी पी एल ए, ऑप्शन नंबर सेकेंड। Next, the total energy of the satellite in a circular orbit at a distance r plus h from the center of the earth varies। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी अगर लिखना है तो माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर लिखते हो, जो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर हो जाएगी आर प्लस एच। तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सीधा। Next, two wires A and B are made up of same materials. Their diameter are in the ratio 1:2 and length are in the ratio 1:3. If they are stretched by a same force, then increase in the length will be in the ratio. Simple. देखो बेटा सेम मटेरियल का गिवन है, तो क्या मैं उसकी बोल सकता हूँ कि यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, और फोर्स भी मैं क्या लगा रहा हूँ, सेम। देन द इंक्रीज इन देयर लेंथ विल बी, दैट इज, अगर मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, F1 बाई A1 स्ट्रेस ऑन फर्स्ट बॉडी इक्वल्स टू y इंटू डेल्टा L1 अपॉन L1, स्ट्रेस इक्वल्स टू y टाइम्स स्ट्रेन। क्लियर है? सेकेंड स्टेटमेंट F2 बाई A2 इक्वल्स टू y इंटू डेल्टा L2 बाई L2। अगर दोनों स्टेटमेंट को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, F1 बाई A1 इंटू A2 बाई F2 इक्वल्स टू डेल्टा L1 बाई L1 इंटू L2 बाई डेल्टा L2। यहाँ तक बात समझ आई है? अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, F1 की वैल्यू किसके बराबर है, F2, सेम फोर्स, तो क्या ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, यस और नो। और डायमीटर का बेटा रेशियो गिवन है, तो क्या एरिया प्रोपोर्शनल टू डायमीटर के स्क्वायर के होगा। तो फर्स्ट का डायमीटर कम, सेकंड का डायमीटर ज़्यादा, इसका मतलब सेकंड का एरिया भी ज़्यादा आएगा। तो क्या मैं इसका स्क्वायर करके A2 बाई A1 को 4:1 भी लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू, और लेंथ का रेशियो बेटा किसमें, 1:3, मतलब L2 3 और L1 की वैल्यू 1। तो L2 की जगह मैं क्या रख दूंगा, 3, और L1 की जगह क्या रख दूंगा, 1 इंटू डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 की वैल्यू मिल गई 4/3, that is option number 4. Next, a horizontal pipe carries water in a streamline flow at the point along the pipe. Horizontal pipe given है बेटा, इसका अंदर H1 और H2 दोनों क्या होंगे, सेम। Where the cross sectional area is this, the velocity of water is 1 meter per second and the pressure is this, what is the pressure of the water, okay। ऐसे क्वेश्चन में तो मुझे पता है, सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगाऊंगा, that is A1 V1
इक्वल्स टू A2 V2। एरिया फर्स्ट कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और V1 की वैल्यू कितनी है 1, A2 की वैल्यू 5 और V2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या यहाँ से V2 की वैल्यू मुझे सीधा मिल गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा V2 की वैल्यू आ चुकी है, उसके बाद लगा लेते हैं बर्नौलीज, दैट इज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब मुझे H1 और H2 क्या हो जाएंगे सेम, बिकॉज हॉरिजॉन्टल पाइप गिवन है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। P1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 2000 पास्कल और P2 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो P2 की वैल्यू एज इट इज रहने दो और इस इक्वेशन को उधर ले जाओ तो क्या मिल जाएगा हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर दैट इज 4, V1 स्क्वायर दैट इज 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2000 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ, वाटर गिवन है, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000, 4 माइनस 1 3 दैट इज 500। तो इधर कितना आ गया 1500, तो P2 की वैल्यू 2000 माइनस 1500 दैट इज 500 पास्कल। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, 3 metals rod of same material and identical, सेम मटेरियल बेटा गिवन है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ थर्मल रेसिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा। इसका मतलब हीट फ्लो करंट, हीट करंट जो भी इधर की तरफ आएगा इसको मैं बोल दूँ H1, इसको बोल दूँ H2, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा H3 और मैं सीधा लिख सकता हूँ H3 इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2। इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी डिफरेंस इन टेम्परेचर। मान लो इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना है Tx, तो 90, अब हीट इधर से इधर फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये टेम्परेचर हाई होगा और ये लो। 90 माइनस Tx थर्मल रेसिस्टेंस R प्लस प्लस H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस Tx बाई R इक्वल्स टू, अब ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये ऑब्वियसली ये Tx ज़्यादा होगा, जीरो छोटा होगा, तभी तो हीट इधर की तरफ जाएगी। तो H3 की वैल्यू क्या हो जाएगी Tx माइनस जीरो बाई R, R R R कैंसल आउट, इधर की तरफ 3Tx, इधर की तरफ 180, सॉल्व कर लो 3Tx, तो Tx की वैल्यू कितनी मिल गई 60 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलिए, अ गैस इज टेकन फ्रॉम अ स्टेट ए टू स्टेट बी अलॉन्ग 2 डिफरेंट पाथ्स 1 और 2। मान लो कि 2 डिफरेंट पाथ्स हैं, एक बार इस पाथ से ले गए, सेकेंड बार इस पाथ से ले गए, पाथ 1 पाथ 2, दिस इज ए दिस इज बी। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन में मुझे पता है कि मैं जो लिखता हूँ डेल्टा यू प्लस W, इसके अंदर बेटा ये चीज़ कैसी फंक्शन होती है स्टेट फंक्शन, दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। तो क्या इस दोनों पाथ के अंदर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सेम रहेगा, बिकॉज इट इज़ अ स्टेट फंक्शन नॉट पाथ फंक्शन। इस पाथ से जाओ या इस पाथ से जाओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा सेम। तो डेल्टा U1 की जगह मैं लिख सकता हूँ Q1 माइनस W1, डेल्टा U2 की जगह Q2 माइनस W2। सीधा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट, at 27 degrees Celsius, the mean kinetic energy of the temperature of an ideal gas is E1. The temperature is increased to 327. अच्छा, kinetic energy is due to the temperature, temperature is due to the kinetic energy, और मुझे पता है energy is directly proportional to absolute temperature, ये बात मुझे पता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ E1 by E2 इक्वल्स टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर 1 अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर 2। तो डिग्री सेल्सियस में कितना है 27, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 दैट इज 300 अपॉन, इसको चेंज करोगे 327 प्लस 273 कितना हो जाएगा 600। इसका मतलब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए E2 इन टर्म्स ऑफ E1, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 2, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा ट्वाइस E1।
ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दिस द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट. एक्स नॉट कौन सा पॉइंट है? अच्छा ये वाला पॉइंट है. तो इस वाले पॉइंट पे बेटा क्या दिख रहा है, हमारी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है, सेम है. तो अगर दोनों को सेम करना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर. हाँ या ना? तो क्या मुझे ये वैल्यू भी पता है, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम. तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर और एम इंटू वी स्क्वायर. और वी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. और मान लो कि एक्स नॉट पर सेम हो रहा है तो एक्स की जगह वैल्यू क्या रख दोगे, एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर. के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह एक्स नॉट, क्योंकि वहीं पर हमारी काइनेटिक और पोटेंशियल क्या हो रही है, सेम. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल. तो यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2x नॉट स्क्वायर. इसका मतलब एक्स नॉट की वैल्यू क्या मिल गई, ए बाई रूट 2. दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड द वेव वेलोसिटी इन द ट्रांसवर्स वेव. मुझे पता है ट्रांसवर्स वेव के अंदर इधर की तरफ वेव वेलोसिटी होती है और इधर की तरफ हमारी पार्टिकल्स वेलोसिटी होती है. बोथ आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट इज पाई बाई 2 रेडियन. Next, a metallic sphere of radius r carrying a charge q is kept at a certain distance from another metallic sphere of radius r by 4. What is the electric flux at any point inside the metallic sphere of radius r? अच्छा बेटा, इसके अंदर अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो क्या होगी, q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्या इसके अंदर कोई भी चार्ज है? नहीं. तो q इनक्लोज्ड ही नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. नेक्स्ट, यू आर गिवन अ डाइपोल ऑफ चार्ज plus q and minus q separately separated by distance 2r, a sphere of radius a and this the electric flux. तो अच्छा, इस स्फीयर के थ्रू बेटा फ्लक्स पूछ रखा है तो इसके अंदर तो एक ही चार्ज इंक्लोज्ड है, दैट इज माइनस क्यू. तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इंक्लोज्ड जो कि कितना है, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, a potential at a point is this and that of another point is this. What is the work done in carrying a charge 5 microcoulomb from B to A? B से मैं A की तरफ ले जा रहा हूँ तो B हमारी कैसी पॉइंट हो जाएगी, इनिशियल, और A हमारी कैसी पॉइंट हो जाएगी, फाइनल. तो क्या मुझे डायरेक्टली पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी, दैट इज Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. Q की वैल्यू बेटा कितनी, 5 माइक्रोकुलम, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. और डेल्टा वी कितना हो जाएगा, फाइनल, दैट इज माइनस 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 8. तो कितना मिल गया, माइनस 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल, दैट इज माइनस 0.04 जूल. ऑप्शन नंबर 1. होपफुली समझ आ रहा होगा, हेल्पफुल भी लग रहा होगा. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. चार्जेस आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेयर. अब कंडक्टिंग स्फेयर है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस के ऊपर. मतलब अंदर की तरफ कोई चार्ज ही नहीं होगा, मतलब क्यू इनक्लोज क्या होगा, 0. तो कोई फ्लक्स ही नहीं होगा, तो कोई अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा. डायरेक्टली ग्राफ आपने पढ़ ही रखा होगा, ऑप्शन नंबर 1. और बाहर की तरफ जैसे ही जाता हूँ तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो वही दिख रहा है. नेक्स्ट, match column 1 with column 2 related to an electric dipole of dipole moment P that is placed in uniform electric field E. Angle between this potential energy of this. अच्छा, potential energy of the dipole क्या होता है, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर. तो फर्स्ट वाले केस में अगर मैं उठाऊं 180 डिग्री तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री. अब कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 180 की वैल्यू
-1 तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी पी तो 180 में ऑप्शन नंबर सेकंड में 180 120 चाहिए तो अगेन क्या हो जाएगा माइनस पी कॉस 120। क्या मैं इसके जगह लिख सकता हूँ कॉस 120 की जगह, सबसे पहली बात ये कौन से क्वाड्रेंट में 120 डिग्री जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव, तो पहले लगा दिया निगेटिव साइन। इसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ इसका बेटा क्या सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया दिस। अब मुझे पता है cos 120 ये अगर मतलब 90 + 30 करोगे यस और नो, तो अगर यहाँ पर इवन मल्टीपल 90 का आ रहा है तो cos किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और बच क्या जाएगा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस माइनस प्लस दैट इज PE/2। सेकंड का क्या हो जाएगा थर्ड, और 90 cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो थर्ड वाले केस में क्या हो जाएगा 4। तो ए का 2, बी का थर्ड और सी का 1 नहीं है, ए का 2, बी का थर्ड, सी का 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मुझसे पूछ रखा है नॉट ट्रू। वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज नॉट ज़ीरो। क्या होता है बेटा ज़ीरो नहीं होकर मतलब ज़ीरो ही तो होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस आर द सर्फेसेस वेयर द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ये क्या ट्रू है। Equipotential surfaces for a uniform electric field are parallel and equidistant from the surface. Electric field is always perpendicular to the equipotential surface. तो नॉट ट्रू बोल रखा है, ये भी ट्रू है। वन सेकेंड, वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट जीरो। अच्छा यही तो क्या स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वही तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रखा है नॉट ट्रू। नेक्स्ट, which of the following is the correct statement? Gauss law is true for any open surfaces. No, Gauss law is valid for closed surface. Gauss law is not applicable when charges are not symmetrically distributed over a closed surface. Gauss law is applicable for every charge distribution, but physically or feasible मतलब फिजिबल तभी होता है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि वैलिड बाकी जगह नहीं होता है, इट इज़ वैलिड एवरीवेयर। Gauss law does not hold good for a charge situated outside. It is valid. Gauss law is true for only closed surface. Yes, it is valid only for closed surface. Next, which in the following circuit the terminal voltage across the cell. Terminal voltage पूछ रखा है, इसका मतलब ये चीज़ हमारी क्या है EMF, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी बेटा E माइनस आई इंटू टोटल, सॉरी आई इंटू आर, दैट इज इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस कितना 0.1। तो सबसे पहले बेटा आई की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, दैट इज ई एम एफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, दैट इज आर इक्विवेलेंट, ई की वैल्यू है 2 और आर इक्विवेलेंट 3.9 + 1, बिकॉज दोनों किस में सीरीज में है, तो 1 कितना हो जाएगा 4, दैट इज 1/2 एम्पियर। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, E की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1/2, दैट 0.1 डिवाइड 2.2 माइनस 0.05, दैट 1.95 वोल्ट। नेक्स्ट, टू सेल्स EMF E1 एंड E2। अच्छा इक्विवेलेंट चाहिए, तो E इक्विवेलेंट का डायरेक्टली फॉर्मूला पता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये जो वैल्यू दिख रही है ये तो पक्का दिख रहा है कि किसके किसके बीच आएगा, बिटवीन E1 एंड E2। एक ये भी है और एक ये भी है। तो अब बात आती है नियरर किसके होगा, तो बेटा इसका EMF ज़्यादा है और इसका EMF कम है, मतलब डोमिनेट कौन करेगा फाइनली, यही करेगा। इसका मतलब E इक्विवेलेंट किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, E1 की तरफ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट,
द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। अच्छा मुझे पता है ना कि अगर मैं किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, then the probability of collision between the electrons which are already in the conduction band increases, so resistivity भी क्या हो जाती है, increase कर जाती है। but in case of semiconductor there are very few electrons that are already present in the conduction band। तो मैं जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट कर पाएंगे, तो उनमें रेसिस्टेंस क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। तो Z आपको सीधा का सीधा सेमी कंडक्टर दिख रहा है, Z सेमी कंडक्टर इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है। तो अब किसका चेक करेंगे, एक इसका चेक करेंगे। तो इसके अंदर देखिए हमारी रेसिस्टिविटी बढ़ती चली जा रही है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहे हो रेसिस्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, तो पक्का ये मेटल होगा, दैट इज कॉपर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, given a current carrying wire of non-uniform cross section, which of the following is constant throughout the length of the wire। अच्छा वो जो बताया एन आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फार्मूला देखोगे तो वो सब एरिया पर डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ करंट जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स थ्रू आउट द लेंथ, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और आर पर डिपेंड। नेक्स्ट, द ग्राफ बिटवीन रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर as a function of its diameter keeping other parameters like length and temperature constant between the version of resistance किसके साथ चाहिए, डायमीटर के साथ, और बाकी सभी चीज़ें क्या सेम है। तो मुझे पता है आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए, ये तो कांस्टेंट है ही, लेंथ भी कांस्टेंट कर दिया, तो इसका मतलब आर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, एरिया के। लेकिन एरिया के नहीं चाहिए, मुझे डायमीटर के चाहिए। तो मुझे पता है कि एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायमीटर के स्क्वायर के। तो आर इंटू डी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट, 28, two thin long parallel wires separated by a distance r from each other in a vacuum। अच्छा मुझे पता है डायरेक्टली फोर्स बेटा क्या होता है, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, वेयर आई वन इज द करंट इन फर्स्ट वायर, आई टू इज द करंट इन सेकेंड वायर एंड आर इज द सेपरेशन बिटवीन देम। एंड इफ बोथ आर कैरिंग इन करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एंड इफ बोथ आर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एक ही ऑप्शन रिपेल वाला कौन कौन सा दिख रहा है, कि ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, सही। नेक्स्ट, a solenoid is 1 meter long and 4 centimeter in diameter. It has 5 layers of winding of 1000 turns and carries the magnetic field at the center। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है ना, बी सोलेनॉइड में क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, स्मॉल एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 1000, और ऐसे से कितने 5 लेयर्स हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 5000। आई की वैल्यू कितनी है 7, म्यू नॉट इंटू एन आई, और एल की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से 4 पाई की जगह मैं रख देता हूँ 22/7 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 5000 इंटू 7, 1 तो नीचे ही है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितना मिल जाएगा 88 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -7, 5 8 40, 44 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं देखूँ इसमें से 2 उठा लो तो 4.4 इंटू 10 टू दी पावर सॉरी, सही है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 4.4 को 4.396 ले ही सकते हैं।
हाँ 4.4 इंटू 10⁻⁻, -2 सही तो है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? चलिए अप्रॉक्सीमेटली 4.396। नेक्स्ट, टू सिमिलर गैल्वेनोमीटर्स आर कनेक्टेड टू एन अमीटर एंड मिलीमीटर। तो मुझे पता है बेटा मिलीमीटर स्मॉल करंट मेज़र करता है और अमीटर लार्ज करंट मेज़र करता है। तो अगर ये स्मॉल करंट मेज़र कर रहा है मतलब इसका रेसिस्टेंस हाई होगा, और ये लार्ज करंट इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो शंट रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर इज लेस, तभी तो उसको ज़्यादा करंट मेज़र कर पाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की डायरेक्टली यही प्रॉपर्टी ही होती है कि उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, स्मॉल और नेगेटिव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, नो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर हैज सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स around it, true. The direction of magnetic field due to current no, it is a right hand rule. The magnetic field is non uniform, no, it is uniform. तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, that is second. Next, which of the following graph represent the variation of magnetic field with perpendicular distance from a long तो मैं बी बेटा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज बी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। नेक्स्ट, इफ यू कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन ऑफ सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अच्छा डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम कर देना है, तो लेमडा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा 2, लेमडा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h1/p1 h2/p2। अब h1 और h2 क्या होते हैं बेटा, सेम ही तो होते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ से p1 की वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगी, p2 के, दैट इज सेम मोमेंटम। नेक्स्ट, द एनोड वोल्टेज ऑफ अ फोटो सेल इज फिक्स्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। अच्छा, जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा होगा कि जब मैं प्लेट पर सनलाइट या फोटोन स्ट्राइक करवाता हूँ तो नंबर ऑफ फोटोन्स अगर पर सेकंड ज़्यादा स्ट्राइक करेगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर की तरफ निकलेगी वो भी ज़्यादा निकलेगी, यस और नो। और जितनी एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलेगी वो डिपेंड इस बात पर करेगा कि जो फोटोन ने उसको निकाला है उस फोटोन की एनर्जी कितनी ज़्यादा थी, यस और नो। इसका मतलब द एनर्जी विथ विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट will depend upon the energy and frequency of the incident light, okay, but number of photoelectrons that are ejecting out will depend only on number of photons that is striking on the plate। बात समझ आइए। अब करंट मेरे किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन। बात समझ आ रही है, वो एनर्जी कितना भी ज्यादा दो कम दो, भले ज्यादा एनर्जी लेकर के निकली लेकिन एक सेकंड में अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकल रही है तो करंट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ऑल्दो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अगर ज़्यादा एनर्जी लेकर के फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रही है तो उसको रोकने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, दैट इज ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, when the bar magnet is pushed towards the coil along its axis as shown in the figure, the galvanometer points deflect towards x, किधर की तरफ किया, इधर की तरफ। अब मैग्नेट को उधर की तरफ ले जाओगे, अच्छा जब मैं इसको इधर की तरफ ले जा रहा हूं तो इसके क्रॉस फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जब मैं इधर की तरफ ला रहा हूं तो फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इसके अंदर जो करंट भी इंड्यूस होगा वो भी इस तरीके से इंड्यूस होगा कि जब इसके क्रॉस फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वो उसको कम करने की कोशिश करेगा, और जब दूर ले जा रहे हो दैट इज फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, यस और नो। तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो पहले किधर की तरफ गया था, एक्स की तरफ, तो अब किसकी तरफ जाएगा, एक्स डैश की तरफ। नेक्स्ट, a square loop of side 2 meter lies in the yz plane,
किस प्लेन में लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन, मतलब कुछ ऐसा। इधर की तरफ बेटा कौन सा प्लेन, वाई, इधर की तरफ कौन सा प्लेन, जेड। तो एरिया वेक्टर इसका पता है, इधर की तरफ ये आएगा, दैट इज आई कैप में। ये भी कितना है 2, ये भी कितना है 2। तो क्या मैं एरिया वेक्टर लिख सकता हूँ 4i कैप। ऐसा मैंने इसलिए लिखा बिकॉज b डॉट ए होता है, क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, b डॉट ए दैट इज 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट 4i कैप। तो ये दोनों तो जीरो ही हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 वेबर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई द वोल्टेज एंड द करंट आर। ये तो सीधा पता है कि वोल्टेज जो हमारे घर में आती है और करंट जो आती है वो कौन सी होती है, एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। नेक्स्ट, अ साइनोसॉइडल वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय एन एसी जनरेटर एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय दिस। अच्छा, वी को क्या गिवन है, दिस। तो ये क्या हो जाएगी हमारी वी नॉट, ये हमारी क्या हो जाएगी ओमेगा, क्योंकि टी उधर गिवन है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, आरएमएस क्या होती है वी नॉट बाई रूट टू, वी आर एम एस वी नॉट बाई रूट टू। वी नॉट की वैल्यू कितनी है 300 डिवाइडेड बाई रूट टू, दैट इज 1.414। अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे तो ऊपर 100 की तरफ 220। और मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए बेटा, फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, हाँ। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को बेटा ओमेगा के साथ कैसे रिलेट करते हैं, पता है कैसे रिलेट करते हैं, टाइम पीरियड होता है। तो क्या इस टी को इधर लाओगे तो लिख सकते हो 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू ओमेगा। 1 बाई टी क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा के बराबर। तो एफ की वैल्यू चाहिए कि तो वो क्या हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 314 अपॉन 2, पाई की वैल्यू रख दो 3.14, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 100 बाई 2, दैट इज 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। नेक्स्ट, अ साइनसॉइडल वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय एन एसी जनरेटर, ये तो अभी जस्ट कर लिया। अ सीरीज LCR सर्किट कंटेन्स एन AC सोर्स ऑफ 100 वोल्ट, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेसिस्टेंस भी है। LCR सर्किट है और इसको सीरीज में कनेक्ट करा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, अच्छा कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों को तुमने AC सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, यस और नो। और रेसिस्टेंस कितना है बेटा 16 ओम, और इंडक्टर है, इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंसेस। इसका मतलब XL की वैल्यू कितनी है, पहले कौन सा है कैपेसिटर है क्या, पहले इंडक्टर है, पहले इंडक्टर है बाद में कैपेसिटर है। तो इंडक्टर का XL 24 ओम और इसका रिएक्टेंस XC दैट इज 16 ओम। तो अब यहाँ पर जो तुमने 100 वोल्ट लगा करके रखा है, तो ये तीनों अगर सीरीज में है तो नेट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा R स्क्वायर दैट इज 16 स्क्वायर प्लस XL माइनस XC दैट इज 24 माइनस 16 का स्क्वायर। अच्छा रेसिस्टेंस, सॉरी रेसिस्टेंस क्वेश्चन में 6 गिवन है, दिस इज 6 ओम। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 24 माइनस 6 सॉरी 16, 8 स्क्वायर 64, इधर 36। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम। इसका मतलब करंट जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा V नॉट बाई Z दैट इज 100 अपॉन 10 दैट इज 10 एम्पियर। अब ये तीनों सीरीज में है तो सभी में से करंट कितना फ्लो करेगा 10 एम्पियर। लेकिन मुझे पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसके क्रॉस चाहिए। तो इसके क्रॉस जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, इसका नेट
रिएक्टेंस तो पहले निकालना पड़ेगा, तो इस दोनों का नेट रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, XL माइनस XC। तो इस दोनों का निकालोगे तो क्या बन जाएगा 24 माइनस 16 दैट इज 8 ओम। करंट कितना जा रहा है इसके अक्रॉस 10 एम्पियर, तो V इक्वल्स टू I इंटू आर, जो कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस दोनों का इफेक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा। I की वैल्यू 10 इंटू 8 दैट इज 80 वोल्ट। मतलब यहाँ से 100 वोल्ट चला, इसके क्रॉस कितने का ड्रॉप हुआ 20, इस दोनों को मिला करके कितने का ड्रॉप हुआ 80। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव विद देयर वेवलेंथ। अच्छा, इसको याद ऐसे रख लिया करो, सबसे पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायोलेट, एक्सरे। तो इधर की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम। मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो वेव का। इसमें रेडियो वेव तो है नहीं, कौन सा है उसके बाद माइक्रोवेव। तो इनमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन सा दिख रहा है 0.1 मीटर, तो 1 का क्या हो जाएगा सी। फिर देखो माइक्रोवेव के बाद इसमें कौन सा है, विजिबल है। विजिबल का इससे बड़ा वेवलेंथ, तो इससे जस्ट बड़ा वेवलेंथ कौन सा दिख रहा है, इससे 0.1 मीटर से गए तो सबसे बड़ा फिर कौन सा दिख रहा है 700 टू 400, तो इसका बेटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर इसके बाद अल्ट्रावायोलेट, अल्ट्रावायोलेट का वेवलेंथ इससे बड़ा, सॉरी इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट छोटा कौन है 700 नैनोमीटर से 400, तो ये क्या हो जाएगा डी। और सबसे कम वेवलेंथ किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा बी। अब मैच कर लो, 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी एंड 4 का बी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, a ray of light passes from a vacuum into a medium of refractive index n. If the angle of incidence is twice the angle of refraction, then the angle of incidence in terms of refractive index. मान लो कि ये क्या है वैक्यूम, तो बेटा ये क्या हो जाएगा रेयरर, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो जाएगी 1। ये कौन सा मीडियम है डेंसर, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी गिवन है n गिवन है। रे ऑफ लाइट आई और इधर की तरफ रिफ्रैक्ट कर गई, ये रही एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो जाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r। तो यहाँ से बेटा क्या मिल गया साइन आई बाई साइन आर, सॉरी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन। अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस, दैट इज आई की वैल्यू कितनी गिवन है 2r, उठा करके रख दो, साइन 2r अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन आर कॉस आर अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन। साइन आर से साइन आर कैंसिल, तो यहाँ से बेटा क्या मिल गया कॉस आर इक्वल्स टू एन बाई 2, और मुझसे निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, तो आर की वैल्यू मैं क्या यहाँ से लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स एन बाई 2, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आई बाई 2, उठा करके रख दो, आई बाई 2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एन बाई 2, तो आई की वैल्यू 2 कॉस इनवर्स एन बाई 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, a convex lens has a power P. It is cut into two halves along its principal axis. Further, one piece out of two halves is cut into two halves to the perpendicular axis as shown in the figure. Choose the incorrect option. ध्यान से देखना, क्वेश्चन में गिवन है इनकरेक्ट ऑप्शन। तो अगर मैं along the principal axis कट करता हूँ तो बेटा क्या होती है पावर हाफ होती है, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कट करूँगा तो कोई पावर में चेंज नहीं होगा, मतलब इसकी पावर भी कितनी रहेगी P ही रहेगी। और इस दोनों को जब पहले इनिशियली कट नहीं किए होगे तो भी कितना होगा P, लेकिन अब तुमने कट कर दिया तो इसकी पावर कितनी बच जाएगी P बाई 2 और P बाई 2। इसका मतलब L2 और L3 कितनी होगी P बाई 2। ये भी सही है, ये भी सही है,
और पावर ऑफ L1 भी कितना होगा P, ये भी सही है, तो पावर ऑफ L1 इज P/2, यही रॉन्ग है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, ये तो मुझे डायरेक्टली पता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, ऐसे माइक्रोस्कोप कब यूज़ किया जाता है, बहुत छोटे चीज़ को देखने के लिए, तो ऑब्वियसली वो इमेज कैसा बनाएगा, इनलार्ज बनाएगा, और कैसा बनाता है, रियल बनाता है। नेक्स्ट, if r and r dash denotes the angle inside the prism having an angle of prism 50 degree, considering that during the interval t equals to 0 to t equals to r varies with this during the time। अच्छा, दो ये r डैश है और ये r1, तो मुझे पता है ना r1 प्लस r2 किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, तो क्या मैं r प्लस r डैश इक्वल्स टू 50 डिग्री लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन में r की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 प्लस टी स्क्वायर प्लस r डैश इक्वल्स टू कितनी गिवन है, 50, तो r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 माइनस 10 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज 40 माइनस टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इफ ए बी इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट देन रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट इज, अच्छा ये तो कन्वर्जिंग लेंस होगा तो ऐसे आएगा, अगर ऐसे आएगा तो बेटा क्या इसका कुछ ऐसा बनना पड़ेगा, तभी तो इसका सेंटर इधर की तरफ होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। वेव फ्रंट ही तो चेंज करता है ना, वेव फ्रंट का ही चेंज इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रैक्शन। वी कैन यूज द चेंज ऑफ wave front to basically verify the law of bending of light towards the normal or bending away from the normal। Next, the total energy carried by the light wave when it travels from a mirror to नॉन रिफ्लेक्टिंग है, मतलब रिफ्लेक्शन में भी कोई एनर्जी इधर नहीं जाएगी, और नॉन अब्जॉर्बिंग भी है, मतलब देयर विल बी नो एनर्जी लॉस, इसका मतलब एनर्जी विल रिमेन सेम। नेक्स्ट, if the radius of first Bohr orbit is r, then the radius of second orbit, simple, r प्रोपोर्शनल किसके होता है, n स्क्वायर बाई z, तो क्या मैं लिख सकता हूँ r1 बाई r2 इक्वल्स टू n1 स्क्वायर बाई z, दोनों के सेम की बात होती तो z क्या रहेगा, सेम, इंटू z बाई n2 स्क्वायर, z से z कैंसिल, फर्स्ट ऑर्बिट r गिवन है, r2 चाहिए, n1 की वैल्यू कितनी है 1, और 2 की सेकंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसका मतलब R2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4R, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई आइसोटोप्स, अच्छा इसमें चेंज कर लेना, ये आइसोटोन्स है, आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर सेम। आइसोटोप्स मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर अगर मुझे सेम देखना है तो क्या एटॉमिक नंबर मुझे यहाँ पर सेम दिख रहा है बट मास नंबर डिफरेंट, तो ए का क्या हो जाएगा थर्ड। आइसोबार्स मतलब सेम मास नंबर दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1, बी का 1, और तो सी का क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, हो गया। Which of the following statement is incorrect with reference to a nuclear force? अच्छा, although nuclear force is a very short range force, तो अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं तो जितना ज़्यादा तुम न्यूक्लियॉन्स को पास लाओगे तो आफ्टर अ सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस और ज़्यादा पास लाओगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, रिपेल करने लग जाते हैं, यस और नो। और अगर तुम मिनिमम डिस्टेंस पर रखते हो तो वहाँ पर ना ही अट्रैक्शन ना ही रिपल्शन, हाँ है ना, फिर और दूर ले जाओगे, बात समझ आ रही है ना। तो वो आता कब है पिक्चर में, जब हमारी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम में भी अगर बहुत कम कर दोगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, रिपेल करने लग जाएंगे। आइए ऑप्शन को देखें, बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर अ न्यूक्लियर डिस्टेंस लार्जर, यस, अगर इतना रख इससे ज़्यादा रखोगे या इतना ही रखोगे तब वहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्टिव रहेगा, और छोटा कर दोगे तो कौन सा फोर्स आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा, इसका मतलब ऑलवेज अट्रैक्टिव तो पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम इफ द सेपरेशन, इस डिस्टेंस पर एक्चुअली क्या होता है, बैलेंस बना होता है, मतलब वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, मतलब एक ही ऑप्शन रॉन्ग दिख रहा है, दैट इज थर्ड, और क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछ रखा है। नेक्स्ट, the range of electrical conductivity and resistivity for a material among the
फॉर मेटल्स। अच्छा मेटल्स की बेटा बात हो रही है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, और अगर रेंज पढ़े होगे तो इसी रेंज में तो डायरेक्टली राई करता है, और रेसिस्टिविटी बहुत कम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उसको कहाँ पर रहना पड़ेगा, जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे रहेगा तभी तो उसको प्रोवाइड कर पाएगा। द डोनर एनर्जी लेवल इज लाइकली क्लोजली अबव द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर कैसे चला जाएगा भाई। द डोनर एनर्जी लेवल लाइज एट द हाफ वे मार्क, नहीं, द डोनर एनर्जी लेवल डज नॉट एग्जिस्ट करता है, डोनर लाइज जस्ट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के जस्ट बॉटम में ही रहेगा तभी तो कंडक्शन बैंड में डोनेट कर पाएगा। नेक्स्ट, the circuit shown in the figure shows two ideal diodes D1 and D2 with the cells of 3 volt and negligible current are shown, then the current through the 70 ohm resistances। अब सीधा ये दिख रहा है कि ये वाला बेटा किस में दिख रहा है, रिवर्स बायस दिख रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये वाला कैसा दिख रहा है, फॉरवर्ड बायस, मतलब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, बस एक ही सर्किट पिक्चर में आएगा। सर्किट अगर एक ही पिक्चर में आया तो क्या मैं बोल सकता हूँ करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस सर्किट के अंदर, टोटल दैट इज 3 वोल्ट अपॉन नेट आर कितना हो जाएगा 100, दैट इज 0.03 एम्पियर। उतना ही करंट से इससे भी, उतना ही करंट इससे भी, उसमें तो जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट, in determining the refractive index of a glass slab using traveling microscope the following readings are tabulated। reading for a traveling microscope for ink mark, अच्छा इतना है, फॉर इन थ्रू ग्लास स्लैब दिख रहा हूँ तो इतना दिख रहा है, और चौक डस्ट ऑन अ ग्लास दिख रहा है तो इतना दिख रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 8.13 और इंक मार्क के लिए देख रहे हो तो कितना रहा 5.13, तो रियल डेप्थ कितना हो जाएगा 8.123 माइनस 5.123, और अपेरेंट डेप्थ देखो ग्लास स्लैब के थ्रू देख रहे हो तो वो जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, अपेरेंट डेप्थ, दैट इज 8.123, इसमें से इसको 6.123, तो ऊपर कितना बच जाएगा 3, नीचे बच जाएगा 2, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, in an experiment to determine by half deflection method, इसका फॉर्मूला एक तो होता है ये डायरेक्टली नहीं, एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है, 12th में एक्सपेरिमेंट करे होगे तो उसमें देखे होगे। अब मैं सिर्फ इसके अंदर सिर्फ बता रहा हूँ ये फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है। फिगर ऑफ मेरिट का बेटा मतलब ये होता है कि अगर मैं सर्किट के अंदर से ये की को मैंने क्लोज करा, जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और इस रेसिस्टेंस बॉक्स से मैं जितने का रेसिस्टेंस निकालूंगा उतना ही रेसिस्टेंस इसका हो जाएगा। बात समझ आ रही है। सिमिलर शंट में से जो मैं रेसिस्टेंस बॉक्स में से निकालूंगा रेसिस्टेंस, वही रेसिस्टेंस ये भी शो करेगा। तो जब तुमने सिर्फ K1 को क्लोज किया तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, हाँ या ना। तो डिफ्लेक्शन करेगा तो वहाँ पर एक डिवीज़न बनी होगी, तो एक डिवीज़न डिफ्लेक्ट करने के लिए जितनी करंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है वही हमारी क्या कहलाती है, फिगर ऑफ मेरिट। तो अगर इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला अगर याद करना चाहो तो डायरेक्टली फार्मूला याद रख सकते हो, जब मैं इसको भी क्लोज कर दूंगा तब कहानी क्या होगी कि पहले ये कुछ डिफ्लेक्शन शो किया, उसके बाद मैं इसको भी क्लोज करूंगा और यहाँ से तब तक रेसिस्टेंस निकालूंगा जब तक इसमें डिफ्लेक्शन पहले वाले का हाफ नहीं आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है इसका रेसिस्टेंस चाहिए तो G इक्वल्स टू एस अपॉन θ1 अपॉन θ2 माइनस 1। तो पहले देखो कितना इतना निकाल लिया था, इतना निकाल लिया था, तो वहाँ पर तुम्हारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, 200, इतनी ही तो रेसिस्टेंस होगी, जितना निकालते हो उतना ही रेसिस्टेंस बचता है। नेक्स्ट, और कितना था इनिशियली 26, बाद में कितना हो गया 13, 26 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 1, 2 माइनस 1 सेकेंड। अच्छा बेटा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस आएगा ना, संट रेसिस्टेंस है, दैट इज 90, तो कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 90 के आसपास,
दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी डिड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होगे तो उसके अंदर यही एक फार्मूला होता है जो कि मैं किसके थ्रू डिराइव करता हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू. बाकी ये तो भी डिराइव हो सकता है कि यही होगे, ये भी डिराइव होता है, वो भी डिराइव होता है. नेक्स्ट, two stones begin to fall from the same height with the second stone starting to fall delta t times after the time the distance of the separation between the. अच्छा, तो बेटा एक स्टोन को मैंने गिराया, ये रहा फर्स्ट स्टोन को मैंने गिराया, इसको किस टाइम पर गिराया, एट t इक्वल्स टू 0. सेकेंड स्टोन को मैंने कितने टाइम के बाद गिराया, डेल्टा टी. तो यहाँ पर टाइम कितना हो चुका होगा, डेल्टा टी टाइम पर. अब इस टाइम से ऑलरेडी कितना टाइम बीत गया, टी नॉट, तो वो पहुंचा कहीं यहाँ पर. अब ये तो ऑलरेडी डेल्टा टी टाइम बाद गिरा था, तो मेरी घड़ी में जब डेल्टा टी टाइम हुआ था तब तुमने ड्रॉप ही किया, तो मेरे घड़ी में जब टी नॉट टाइम होगा तब ये कितने टाइम तक ट्रैवल कर रखा होगा, टी नॉट माइनस डेल्टा टी. अब इस टाइम में उसने जितना नीचे की तरफ डिस्टेंस ट्रैवल करा और इस टाइम में उसने जितना डिस्टेंस नीचे की तरफ ट्रैवल करा, दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, h गिवन है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ S1 माइनस S2 की वैल्यू गिवन है h. तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 और इसकी भी 0, तो क्या हो जाएगा हाफ g. पहले वाले का टाइम कितना हो जाएगा, टी नॉट स्क्वायर माइनस सेकेंड हाफ g इंटू टी नॉट माइनस डेल्टा टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h. अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हाफ जी कॉमन निकल जाएगा, उधर भेज दो, तो इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. टी नॉट प्लस टी नॉट माइनस डेल्टा टी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, टी नॉट माइनस टी नॉट कैंसिल होकर के सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, डेल्टा टी, और उधर क्या बच जाएगा, 2h बाई जी. तो यहाँ से बेटा क्या मिल गया, 2t नॉट माइनस डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू 2h बाई जी. तो दैट इज 2t नॉट माइनस डेल्टा टी इक्वल्स टू 2h बाई जी, और ये डेल्टा टी उधर जाकर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी. अब मुझे टी नॉट की वैल्यू चाहिए तो वो डेल्टा टी भी उधर भेज दो, दैट इज टी नॉट इक्वल्स टू 2h बाई जी डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी. अब ये 2 इधर जाएगा तो इधर भी एक 2, एक इधर भी 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो h बाई जी डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी बाई 2, ऑप्शन नंबर थर्ड. क्लियर. नेक्स्ट, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ लेवल ग्राउंड. प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट करा, तो मुझे पता है कि x की वेलोसिटी हमेशा कितनी होती है, u cos थीटा, अगर तुमने कितने पर थ्रो किया है, थीटा पर. लेकिन y डायरेक्शन में बार बार उसकी वेलोसिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, यस और नो. तो क्या चीज़ एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या होगी, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द पाथ, नहीं, ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. एंगल भी बार बार देखो चेंज होगा, यहाँ पर जाओगे तो एंगल कुछ और हो जाएगा, यहाँ पर जाओगे तो कुछ और हो जाएगा. बात समझ आ रही है. तो 59 भी क्लियर. नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज गिवन दिस. अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये गिवन है, मतलब देख करके ही लग रहा है ये कौन से पाथ में जा रहा है, सर्कल, और इसका अंडर रूट करोगे मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और यहाँ पर x मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 2, मतलब सेंटर कहाँ पे रहेगा, x इक्वल्स टू 2 पे. तो इसका ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसा आएगा क्या, ये x इक्वल्स टू 2 के अबाउट ये घूम रही है, और स्पीड गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, स्पीड बेटा क्या है, कांस्टेंट. अगर स्पीड कांस्टेंट है मतलब कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो जब वो लोएस्ट पॉइंट पर होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, v स्क्वायर बाई आर. अब v की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, 2 का स्क्वायर 4, और रेडियस की वैल्यू वहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है, रेडियस की वैल्यू बेटा कितनी है, 5, 4 बाई 5, दैट इज 0.8. और लोएस्ट पॉइंट पर वो किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होती है, पॉजिटिव. तो 0.8, और आई डायरेक्शन किधर की तरफ है, आई कैप की तरफ, तो ऑप्शन नंबर सेकंड. सो होपफुली आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा.
सारे डाउट्स भी होपफुली क्लियर हो गए होंगे। फर्दर भी अगर कोई डाउट हो सकता है, अगर रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं सेक्शन में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग KCET एग्जामिनेशन। थैंक यू।